हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स के पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखा है मैंने। और इस पूछे गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके किस एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम हो, नेवी के एग्ज़ाम हो, कोस्ट गार्ड और एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि सारे कलेक्ट करके रखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने हैं। 5 वर्ष के क्वेश्चन कम नहीं होते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट, ऐसा तो होता नहीं कि हर बार क्वेश्चन नया तरीके से बनता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आपके जो वैल्यू होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। तो क्वेश्चन बस इतना कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 5वां पार्ट नंबर होने वाला है, क्लास नंबर होने वाला है 5। तो अभी तक आपने 4 पार्ट मतलब कि 1, 2, 3 और 4 क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, आप उसमें जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, इसका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा वगैरह पेड नहीं करना है। ओके, और एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो करिए कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। बैच ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दीजिएगा, बैच ज्वाइन करना है, बाकी आपको सारा कुछ वहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। कल 225 तक डिस्कस कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 226 से, और 226 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। 226 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, क्या कंजर्व रहता है, क्या स्टोर रहता है, वो आपको बताना है। राइट, क्या संरक्षित रहता है आपको किसमें, नाभिकीय अभिक्रिया में, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और एनर्जी, राइट, ऊर्जा, ये 3 चीज़ें आपकी कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। क्या चीज़, एक तो हो गया आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक मास, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और आपका ऊर्जा, राइट, ये तीनों चीज़ें आपकी कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है किस चीज़ में, नाभिकीय अभिक्रिया में। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 227। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दीजिए, ये कंप्लीट नहीं है। चलिए यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 228 पे, और अब से 27 ही मान लीजिए या 28 बने, जैसा मानना। आपको एक क्वेश्चन छूटा है तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ एक्स्ट्रा में। गर्म वायु का श्यानता गुणांक, जो गर्म वायु होता है, आपको पता है गर्मी के दिनों में गर्म वायु बहता है, उसका जो होता है क्या चीज़, श्यानता गुणांक आपको बताना है। और श्यानता गुणांक होता क्या है बताइए गर्म वायु का, तो ठंडी वायु के श्यानता गुणांक से अधिक होता है। आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि ठंडी वायु जो होती है उसके श्यानता गुणांक से अधिक होता है किसका श्यानता गुणांक, गर्म वायु के श्यानता गुणांक। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ठंडी वायु के श्यानता गुणांक से अधिक। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलेगी क्वेश्चन नंबर 229 मतलब कि 229 पे, एक एंटीना अनुनादी परिपथ की तरह कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है, जबकि इसकी लंबाई है, आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एयरफोर्स और नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम तो है नहीं, तो उसमें उससे आइडिया लगेगा कि क्या आएगा कोस्ट गार्ड में। ओके, तो जब कोस्ट गार्ड आएगा तो उसके बाद देख लेंगे। एक एंटीना अनुनादी परिपथ की तरह कार्य करता है, और राइट, जबकि इसकी लंबाई है, तो लंबाई कितनी है, अनुनादी परिपथ की तरह कार्य करेगा तो इसकी लंबाई है वो λ/2 या λ/2 का पूर्ण गुणज, कोई भी ऑप्शन आपका रह सकता है, λ/2 या फिर λ/2 का पूर्ण गुणज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा, λ/2 या फिर λ/2 का पूर्ण गुणज। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 230 पे, राइट, 230 पे चलेंगे। ओके, कितने पे चलेंगे, 230 पे। तो 230 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो 230 नंबर क्वेश्चन है ये। एक धारतीय एसी परिपथ में धारा विभव से, तो धारतीय एसी परिपथ में, एसी परिपथ में धारा जो विभव होता है, धारा जो होता है विभव से क्या होता है भाई साहब, अग्रगामी होता है, पश्चगामी नहीं अग्रगामी होता है। आपको ध्यान में रखना है, धारतीय एसी परिपथ में धारा विभव से क्या होता है, अग्रगामी होता है, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 231 पे, ये 231 है, आप नोट करिएगा। विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए, यहाँ पे जो दे रखा है अवरोध का आकार कितना होना चाहिए, आपका साइज जो दे रखा है ये कितना होना चाहिए आकार, राइट, तो ये आपको बताना है आकार। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है कि जो विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए, तो क्या कितना आकार होना चाहिए आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समान आकार का, राइट, अवरोध का आकार कितना होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समान आकार का आपका यहाँ पे होना चाहिए आकार, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 231 नंबर क्वेश्चन है। चलेंगे
यहाँ पे 31 हो गया, 232 पे चलेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, लेकिन आप इसे 232 लिखिए। ओके, किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है, आपको बताना है। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक, किसी चालक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चालक, कंडक्टर की बात कर रहा है, उसका प्रतिरोध राइट का तापीय गुणांक आपको बताना है। तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव राइट। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है क्या होता है, किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे चलिए कुछ बात कर लेते हैं और भी क्वेश्चन की, जैसे कि यहाँ पे अगर बात कर ले कंडक्टर, जैसे मैंने देखा यहाँ पे धनात्मक, आपने देखा हमेशा धनात्मक रहता है। तो क्या क्या चेंजमेंट होता है आप देखिए, सी मतलब कि कंडक्टर यहाँ पे है तो ताप बढ़ेगा, ताप इंक्रीज कर रहा है, प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे अल्फा भी बढ़ रहा है, तो बढ़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है चालक। और सेमी कंडक्टर आता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर सेमी कंडक्टर आता है तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाता है राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे भी ताप बढ़ेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा, लेकिन प्रतिरोध यहाँ पे घटेगा, अल्फा इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि अगर किसी चालक की बात कर ले तो यहाँ पे जो आपका तापमान रहेगा वो भी बढ़ेगा, एंड प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अल्फा घटेगा, और धनात्मक प्रतिरोध रहेगा, सॉरी यहाँ पे तापीय जो गुणांक रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान में देना है। अगर सेमीकंडक्टर रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका ऋणात्मक रहेगा, हमेशा घटेगा, ओके, निगेटिव रहेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 233 पे, इससे 233 नोट करिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि प्रकाश की तीव्रता दुगनी कर दी जाए, प्रकाश की तीव्रता दुगनी करने की बात कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी राइट। जब तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, कितनी होगी। तो आपको डायरेक्ट याद करके रखना है कि क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्यों, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि प्रकाश की तीव्रता को दुगनी कर दी जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो तीव्रता दुगनी करेंगे तो यहाँ पे आप उसके बाद गतिज ऊर्जा, तो तीव्रता जब दुगनी करेंगे तो वही आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस समस्या से समाधान के लिए आई समझती इंटेंसिटी यहाँ पे और तीव्रता की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी कोई इसका फॉर्मूला लिख के कंप्लीट कोई बताएगा क्या, कैसे अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कोई बताए तो, चलिए कोई बताएगा अधिकतम गतिज ऊर्जा का, सबसे पहले देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आप ही के लिए, ये क्वेश्चन आप ही के लिए HW डाल देते हैं और सबसे पहले देखते हैं कमेंट में बताता कौन है राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 234 पे, क्या 234 पे, अतिचालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, अतिचालक जो होते हैं पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। तो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं आपका प्रति चुंबकत्व राइट। क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रति चुंबकत्व। अतिचालक क्या प्रदर्शित करते हैं, पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं प्रति चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 235 पे, एंड 235 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या, एक साबुन का बुलबुला है उसको ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो आपको बताना है राइट। क्या दिया गया है, साबुन का बुलबुला। चलो साबुन का बुलबुला के लिए अगर कार्य पूछ लेता तो क्या फॉर्मूला होता, और इसका W वाला पूछ लेता फॉर्मूला तो क्या होता, कई बार बता चुका साबुन के बुलबुला के लिए। तो साबुन के बुलबुला के लिए 8πr²T, अगर पानी का बुलबुला रहे तो 4πr²T। ये आपका साबुन और ये आपका पानी राइट, दोनों नोट करिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ओके। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 235 में दे रखा है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है राइट। त्रिज्या जो होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, आपको ध्यान में रखना है। ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 236 पे। 236 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई, तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा 0 से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकती है। आपको नोट करके रखना है क्या, 0 से इनफाइनाइट के बीच मतलब 0 से लेके 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है राइट, कुछ भी 0 से इनफाइनाइट, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ओके। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 237 पे। क्वेश्चन नंबर 237 दे रखा है, गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति निम्न के द्वारा प्रभावित नहीं होती, किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती वो बताना है। गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है वो आपको बताना है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो होती है आपकी गति की दिशा में
आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, गति की दिशा में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो होती है वह गति निम्न के द्वारा प्रभावित नहीं होती। किसके द्वारा? गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो गति की दिशा में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 238 पे। 238 में दे रखा है धातुओं के इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, राइट। धातुओं के इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल होता है, कितना होता है भाई साहब? तो धातुओं के इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। आपको ध्यान में रखना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका श्रांति काल जो होता है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, आपको ध्यान में रखना है। धातुओं के इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल क्या होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। आपको याद कर लेना है, क्या करना है? धातुओं के इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 239 चोक कुंडली, राइट। चोक कुंडली का होता है, क्या होता है भाई साहब? उच्च प्रेरकत्व निम्न प्रतिरोध। चोक कुंडली का होता है उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध। चोक कुंडली का होता है उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध। ये हो गया 239 तक। और चलिए 240 यहाँ पे 240 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 240 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको नोट करना है, अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतराल कोटि होता है। किसमें? अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतराल कोटि होता है। कैसा कोटि होता है भाई, बताना है। तो चलिए यहाँ पे अर्धचालक की बात कर रहे ना, अर्धचालक के बीच में जो कोटि होता है मध्य अंतराल चालन बैंड और संयोजी बैंड के, तो अर्धचालक में देखिए 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आपका होता है अर्धचालक में, राइट। चालक से 0, अर्धचालक में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुचालक की बात कर लेगा तो 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चालक पूछ रहा है, कंडक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ पे 0 आपको इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, अर्धचालक पूछ रहा है तो इसका 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको नोट कर लेना है। अगर जर्मेनियम के 0.67, सिलिकॉन के लिए 1.1 और डायमंड के लिए पूछ ले तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। चालक 0, अर्धचालक 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुचालक 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। उसके बाद अगर बात कर जर्मेनियम के 0.67, सिलिकॉन की 1.1 एंड डायमंड की बात कर ले तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 241 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे दे रखा है बीटा इजकल टू लेमडा, मतलब कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, राइट। तो यहाँ पे जो कैपिटल डी है वो क्या है? पर्दे के बीच की दूरी है। कैपिटल डी जो है पर्दे के बीच की दूरी, स्मॉल डी जो है झिरियों के बीच की दूरी, और बीटा जो दे रखा है वो फ्रिंज चौड़ाई। आपसे पूछ लेगा फ्रिंज चौड़ाई, तो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी याद रखना है। उसके बाद इसमें घटा बढ़ा के आपको कर सकता है। तो बीटा जो होता है समानुपाती हो जाएगा किसके? पर्दे के बीच की दूरी के। बीटा यहाँ पे हो जाएगा 1/डी, मतलब कि यहाँ पे झिरियों के बीच की दूरी की। इस तरीके से आपको ये नोट कर लेना है, ऐसे फॉर्मूला आपका बनता है, इस पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसी तरीके से आपके थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, फिर पूछ लेगा फ्रिंज चौड़ाई किस पर निर्भर करती है? तो इस पर भी निर्भर करती है, इस पर भी निर्भर कर सकते हैं। तो किसके? झिरियों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है और पर्दे के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, डिपेंड रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके 242 पे, राइट। 242 पे हमने यहाँ पे देश कर 40, 41 और ये 42, आपको ये मैंने बोला ना 242 नंबर क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट है। साधारण पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण। साधारण पानी जो होता है, नॉर्मल जो वाटर होता है, एंड कांच के लिए जो आपका पूछ रहा है स्पर्श कोण पूछ रहा है, ओके, वो आपको बताना है। कौन सा एंगल? स्पर्श एंगल। ओके, यहाँ पे बताना है क्या होगा? 8 डिग्री। 8 डिग्री मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण को होता है 8 डिग्री। अगर शुद्ध जल और कांच पूछे तो 0 डिग्री। चांदी पूछ लेता 50 डिग्री। पारा पूछ लेता 138 डिग्री। तो ये चारों क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, साधारण पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण होता है कितना होता है? तो साधारण पानी और कांच के लिए 8 डिग्री, शुद्ध जल रहेगा तो 0 डिग्री, चांदी रहेगा तो 50 डिग्री, पारा रहेगा तो 138 डिग्री। आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे 243 नंबर क्वेश्चन पे। 243 नंबर, राइट, 243 है ना? हाँ, 243 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बात कर रहे हैं 243। ये हो गया क्लियर। इस पे आ जाते हैं। आपका हो गया ये 40, 41, 42, 43 हो गया। 43 पे आ जाते हैं, राइट।
क्वेश्चन नंबर 243, ध्वनि की गति नियत ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई साहब? नियत ताप पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है किस पर निर्भर करती है, तो फॉर्मूला आपका होता है V=√/YT/M, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे नो वन ऑफ दिस दे रखा है, इसमें से ये दाब दे रखा है, गैस के घनत्व दे रहा है, तो इस पर तो निर्भर ही नहीं करती ना। तो ये आपका फॉर्मूला है, नोट कर लेना, इसमें से अगर कोई आए तो टिक कर देना है ऑप्शन, ओके। क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो आपके बहुत काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 243 नंबर है। और कंप्लीट मैंने फिजिक्स का कंप्लीट फॉर्मूला करा रखा है, लगभग 1 घंटे के आसपास वो वीडियो हो, 1.30 मिनट 27 से 28, 1 घंटा 27-28 मिनट का वो वीडियो हो, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। पूरा कंप्लीट फार्मूला करा रखा है उसमें, कंप्लीट पूरा फार्मूला, एक फार्मूला को डिस्कस कर रखा है अच्छे तरीके से। तो 1.5 घंटा कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कंप्लीट फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझिए। वहाँ से 50% आपका काम हो गया, और 50% यहाँ से क्या 70% यहाँ से हम काम कर देंगे आपका, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। 250 नंबर है, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की में कौन सी राशि यहाँ पे युग्म क्वांटीकृत है, ओके। कौन सी राशि युग्म क्वांटीकृत है वो आपको बताना है, क्वांटीकृत है वो आपको बताना है। तो ये कौन सी राशि है? ऊर्जा एवं रेखीय वेग, ओके। ऊर्जा एवं रेखीय वेग आपको ध्यान में रखना है, ऊर्जा एवं रेखीय वेग, ओके। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में कौन सी राशि युग्म क्वांटीकृत है? तो कौन सी राशि क्वांटीकृत है? तो ऊर्जा होगा और रेखीय वेग होगा, आपको ध्यान में रखना है, ऊर्जा और रेखीय वेग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं आपको कौन सा, ये 244 नंबर क्वेश्चन था, राइट। और 245 नंबर क्वेश्चन आपसे एक पूछते हैं हम, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। चलिए यहाँ से पूछ लेते हैं 245 नंबर क्वेश्चन, 245, राइट। 245 में हम आपसे पूछेंगे क्या? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपसे क्या पूछना है। यहाँ पे आपको बताना है 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। ये 245 और एक 246। चलिए इसका आंसर इधर दीजिएगा, इसका आंसर इधर दीजिएगा, ओके। T² एवं L के बीच ग्राफ किसमें? सरल लोलक में, राइट। यहाँ पे लिख लीजिए सरल लोलक, ओके। सरल T² एवं L के बीच में, फिर से मैं लिख दूँ सरल लोलक, सरल लोलक T² एवं L के बीच में ग्राफ आपको बताना है। कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो T² देखना, सरल लोलक में जब भी पूछे T² और L के बीच ग्राफ पूछे तो आपको बताना है सरल रेखा। ग्राफ कैसे बनेगा? सरल रेखा। कब? T² और L के बीच। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? जब भी सरल लोलक की बात करें, सरल लोलक की बात करें, इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो T² और L के बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा, यहाँ पे समानुपाती नहीं, T² एवं L के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सरल लोलक, सरल रेखा, राइट। और जो आपका T एवं L, एक होगा T एवं L के बीच में ग्राफ पर वाला है। चलिए ये आज का सेशन यहीं तक रहा। यहाँ पे फिर से इसको रिकॉल करिए, T² L के बीच सरल रेखा और T और L के बीच में परवल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सपना है डिफेंस में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बाकी आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा PDF चाहिए तो, ओके। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बैच से जुड़िए, बहुत सारे आपके डाउट वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं, हर चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।